हाँ जी प्यारे मित्रों, आप सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। मित्रों, क्या होता है कि वर्णमाला को बड़ा इजी समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि आप स्वर के भेद बताइए, तुरंत आप पहुंच जाते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन वही अगर वो आपसे पूछ लेता है कि भैया जिह्वा के आधार पर बताइए, मुख के खुलने के आधार पर बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए, तब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, है ना। तो हम आपको कुल इस वीडियो में बताने वाले हैं 6 प्रकार से स्वर के प्रकार। ठीक है, अगर जब हम कोई भी आपसे प्रकार पूछ ले पेपर में कि इसके आधार पे बताओ, उसके आधार पे बताओ, तो कुल हम आपको 6 प्रकार बताने वाले हैं स्वरों को। इस वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में तो एक मोटा मोटा पढ़ेंगे ही, इसके अलावा स्वर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बस थोड़ा सा और सहयोग लगा दो, 10,000 की संख्या तो करवा ही दो मित्रों। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। आइए भाई, वर्णमाला मार्क। ठीक है, शुरू करें। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो होता है ये लिपि चिन्ह होते हैं। अब जैसे मान लें कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी भाषा होती है, वो किसी न किसी लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं और लिपि चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि अगर लिपि चिन्ह नहीं होंगे तो हम लिखेंगे किसमें, है ना भाई। कुछ ना कुछ उसका मानक रूप तो होना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए भाई शिव का है ना, भोले बाबा जी का है या हनुमान जी का है। तो वो एक मूर्ति के आधार पर ही आप लगाते हैं ना कि कान्हा जी का है, माँ दुर्गा का है। तो इस तरह से आप कर लेते हैं ना। तो वही चीज़ इसमें भी होती है कि किसी न किसी उसको लिपि में तो आपको व्यक्त करना ही पड़ेगा। वर्ण क्या होता है कि ध्वनि का एक लिखित रूप होता है। वर्ण जो होता है ये ध्वनि का ही एक लिखित रूप होता है। ठीक है, अच्छा ध्वनि क्या होता है? ये ध्वनि का जो होता है वर्ण का मौखिक रूप होता है। अब जैसे मतलब किसी चीज़ को आपको, आपके पास कोई अक्षर लिखा हुआ है, कोई वर्ण लिखा हुआ है, तो उसको प्रकट करने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ये आ लिखा है, ये ई लिखा, ऊ लिखा है। तो ये ध्वनि क्या होती है? ये मौखिक रूप होता है। और जैसे मान लें कि हम बोल रहे हैं आपसे कि लिखो का, तो उसको लिखित रूप में बनाना तो पड़ेगा है ना। तो बस यही ध्वनि और ये जो वर्ण होते हैं ये सेम ही होते हैं, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लाजमी है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? जिसमें स्वर होते हैं आपके 11 स्वर होते हैं, अयोगवा होते हैं आपके 2। ठीक है, व्यंजन होते हैं आपके 33, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4, और 2 होते हैं द्विगुण, जिसे हम कहते हैं धा और ढा। उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनके सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बात है? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ज़्यादा कहानी है, बताया ना कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा ना, कि अब जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा विद्वान में हम आपको नहीं बनाएंगे, उतना जरूर बता देंगे जितना आपका पेपर में पूछा जाता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 13। सबका एक अलग अलग मानक है। पेपर में पूछे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 11। अगर पेपर में पूछ ले कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 13। कौन कौन से? वही अयोगवा भी आप इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? जैसे अनुस्वार होता है, ये आपका एक बिंदी वाला, और विसर्ग आह वाला को अयोगवा कहते हैं। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये जो अयोगवा होते हैं इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, स्वर होते कौन कौन से हैं, ये भी आइए देख लेते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि स्वर आपके जो 11 होते हैं, आपको 11 के बारे में ही पढ़ना होता है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम आपको 6 प्रकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताने वाले हैं, कि एक भी पॉइंट आपका पेपर में गलत ना हो। अगर पूछ लिया जाए कहीं से भी तो आप तुरंत उसका जवाब दें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर, और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। 6 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो बस मज़ा आने वाला है, और आप भी बस देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए भाई साहब, सबसे पहले हम ऑन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर मित्रों जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर, जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। समझते रहिएगा बहुत अच्छे से, बहुत एक भी पॉइंट मिस कर देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर।
जिसे हम कहते हैं गुरु स्वर भी कह सकते हैं और दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर सिर्फ होते हैं आपके 4, आ ई उ री, आ उ आ ई उ री, ठीक है, वो भी छोटे वाला है, छोटा छोटी छोटा ऊ और री। मूल स्वर मूल दीर्घ, अच्छा ये चीज़, संधि स्वर जो होते हैं वो आगे चलकर 2 भागों में बांट सकते हैं इनको हम। एक बोलते हैं मूल दीर्घ, एक होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। अब मेन चीज यही पेपर में पूछा जाता है कई बार मित्रों कि इनका जो संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे मतलब आपने पढ़ के जाते हैं ना कि छत्र ज्ञा का तो बता देते हैं, लेकिन इनमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जो ए का निर्माण होता है वो आ और छोटी ई के मिलने से होता है। ए ऐसे एडी वाला ए का निर्माण होता है आ और छोटी ई के मिलने से, लेकिन जो ऐ होता है ऐसे ऐनक वाला, उसका निर्माण आ और बड़ी ई से नहीं होता है, उसका निर्माण आ और इस ए से हो जाता है, ठीक है। पहले तो जिसका हम निर्माण इससे करते हैं उसी को हम इसमें उठाकर बड़े वाले में ले आते हैं। कैसे, क्या देखिए, ए के निर्माण में आ और ई का प्रयोग, ऐ के निर्माण में आ और ए का प्रयोग होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओ के निर्माण में आ और ऊ का प्रयोग लेते हैं, और अगर अ से औरत का निर्माण करना है तो आ और ऊ को जोड़ते हैं। तो ये जो थोड़ा ये है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हो गए 2, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर होते हैं आपके 4, आ ई उ री, और संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है मूल दीर्घ, एक होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। तो मूल दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। हो गया, आगे चले बिना समय गवाए देखते हैं। आगे हम देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तो आप सभी जानते हैं, है ना, कि जिसमें मात्रा के आधार पर कह सकते हैं। उच्चारण काल के आधार पर कहें या इसको हम मात्रा के आधार पर भी कहें, मात्रा के आधार पर, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया, ठीक है। हर्ष और दीर्घ, कई हम पढ़ते हैं प्लुत स्वर के भी बारे में, लेकिन सच बताऊं तो प्लुत का प्रयोग जो होता है मित्रों वो संस्कृत में ज़्यादा होता है, अपने यहाँ हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में क्यों, उसे हम एक चिन्ह के रूप में ले लेते हैं, जैसे किसी को बुलाना हुआ और उसे देर तक आवाज़ देना हुआ, राम, ओ, मतलब हालांकि बता देते हैं कि हम पढ़ते भी हैं सबसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है, हम आपको क्या बताएंगे, बस वही छोटी छोटी चीज़ें। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, आ, ई, उ, री, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना, 7 ये 4 ये 7 4 11 हो गए। तो 11 तो हुई कि, और हमने स्वर तो पढ़े 11 ही तो है, लेकिन बस वही चीज़ है कि ये प्लुत जो होता है मित्रों ये संस्कृत में होता है, लेकिन अब बताया ना कि पढ़ाते रहते हैं, तो बस वही चीज़ है कि अगर हम गलत करेंगे तो आयोग तो जानते हो तो अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ समझना है हमको, ठीक है। हिंदी में से प्लुत चिन्ह के बारे में हम जानते हैं, जैसे राम है, ओम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछ लेता है, तो ये 3 प्रकार से होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में आते हैं ई, ए, ऐ, ध्यान रखना, ई, ऐ, ऐ, और मध्य में आता है केवल आपका छोटा अ, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर, तो इसको भी देख लेते हैं मित्रों। ओठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है कि ये 2 प्रकार से होता है, एक वृत्तमुखी होता है, एक अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी में क्या होता है, इसके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। आप बोल के देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है ऊ, ओ, आओ, आ, है ना, बोल के देखिए ना मेरे मुंह का आकार, ओठों का आकार गोल गोल हो जा रहा है। ओठ यही है, लिपस्टिक लाली जहाँ पे लगाई जाती है भाई। अवृत्तमुखी उच्चारण में ओठों का आकार गोल न होकर किसी अन्य आकार में हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ आ, ई, है ना, देखा ना आपने, कई प्रभागों में बदल गया भाई, चौड़ा, लंबा, बौड़ा है ना, तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए, पता नहीं कितने कितने तरीकों से बन रहा है। तो गोल ना होकर किसी अन्य आकार में बनता है, तो अवृत्तमुखी होता है। और जो वृत्तमुखी में गोल हो जाता है, कौन कौन से हैं, ऊ, ओ, आ, ये जानते हैं, ये आगत स्वर में आता है ना, जैसे डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, ये होता नहीं, आपने पढ़ाई होगा। चलिए इसको भी बारे में बता देंगे हम, परेशान मत होना। आगे चलते हैं। अब है मुख के खुलने के आधार पर। अब कैसे आपका मुख खुलता है ये भी तो देखना होगा। मुख के खुलने के आधार पर इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक विव्रत, एक अर्धविव्रत, एक होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत। विव्रत में ध्यान रखना कि मुंह आपका खुलने के बारे में होता है, और संवृत के बारे में होता है मुंह बंद होने के आधार पर।
विव्रत स्वर का क्या मतलब होता है कि उच्चारण में मुख जो होता है वो पूरा खुल जाता है। विव्रत में क्या होता है, उच्चारण में मुख जो है वो पूरा खुल जाता है, जैसे आ, देखिए ना आ, ठीक है। अर्धविव्रत में क्या होता है, उच्चारण में मुख जो होता है वो आधा खुलता है, जैसे आ, ए, औ। ये ऐसे एड़ी वाला है, बड़ा वाला है ना, ऐसे एड़ी, औ से औरत, ठीक है, औ, ए, औ, मतलब थोड़ा मुख जो होता है आधा खुला रहता है, ठीक है। समर्थ में क्या होता है कि उच्चारण में जो मुंह होता है लगभग बंद रहता है। इसको बोलेंगे तो हम ऐसा लगेगा कि मुंह लगभग बंद है, जैसे ई, ऊ, है ना। इसमें देखिए ना मुंह थोड़ा लगभग बंद रहता है। और अर्धविव्रत में, अर्धसमर्थ में क्या होता है, उच्चारण में मुंह जो है लगभग आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ए से एड़ी, ओ से औरत, ओ से उखली वाला है ये, ठीक है, ओ से उखली वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से 2-3 बार वीडियो देख लेना, जल्दी जल्दी में हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, आगे और अंतिम है आपका लास्ट है, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं, एक अभी आपने पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर, यह है उच्चारण स्थान के आधार पर। निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक क्या होता है, जिनकी ध्वनि में केवल मुख से निकलती है, जिनको बोलने में हमारी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सारे जो मूल आपके होते हैं, ये जितने भी 11 स्वर होते हैं, ये सब आपके निरनुनासिक में आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में, आप जब लिखते हैं आँखें, कहीं, मैं, तो लास्ट में देखते हैं ना कि एक बिंदी लगा देते हैं लास्ट में जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं ना मैं, मान लिया आपने लिखा तो इसके बाद में ये बिंदी रखते हैं ना, आपको जैसे लिखना है कहीं, ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। जैसे चंद्रबिंदु का प्रयोग इसमें हम मोस्टली करते हैं, लेकिन जब मात्रा पहले से ही लगी हो तो वहाँ पर चंद्रबिंदु भाई कहाँ लगाएंगे, भाई कहीं के बाद में क्या यहाँ पर आप चंद्रबिंदु लगाएंगे क्या, तो चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते हैं, तो केवल बिंदी लगाएंगे। मैं के बाद में ऑलरेडी ऊपर ये मात्राएं लगी हैं, तो कहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए ना, जहाँ पर लगने वाला होता है वहाँ पर लगा देते हैं। जैसे चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ पर होता है, चांद, जैसे ठीक है ना, ऊपर कोई मात्रा तो है नहीं तो हमने लगा दी चंद्रबिंदी। आंखें हैं, ऊपर कोई मात्रा तो है नहीं तो हमने लगा दिया। और इसके अलावा अगर बिंदु का प्रयोग करते हैं, क्यों, देखिए ऊपर ये मात्रा लगी है तो हमने यहाँ पर केवल एक बिंदी रख दी। कहीं है, ऊपर ये मात्रा लगी, अब चंद्रबिंदु लगाएंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो केवल बिंदी हमने रख दी। है ऊपर ऑलरेडी मात्राएं लगी हुई हैं, तो इसमें हम क्या बिंदी रख दिए। तो अनुनासिक में वही चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है, अगर मात्राएं ऊपर पहले से ही लगी है तो वहाँ पर हम बिंदु लगा देते हैं। तो बस यही चीज़ें हो गई उच्चारण स्थान के आधार पर, निरनुनासिक और अनुनासिक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, कर जो तो उच्चारण के स्थान के आधार पर निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, अनुनासिक जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। इसके अलावा जो आपके मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर था, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत, इनको सबको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, अपना पढ़ते रहना। ओठों की स्थिति के आधार पर व्रतमुखी मुंह गोल हो जाता है, अव्रतमुखी मुंह गोल नहीं होता है, किसी अन्य आकृति में होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछ लेता है निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, यही पेपर में पूछ लेगा। अग्रस्वर कौन सा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उच्चारण काल के आधार पर हास्व, दीर्घ और प्लुत आपने पढ़ाई है, इसको ज़्यादा हमको बताने की जरूरत भी नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर जो होता है आ, ई, उ, री होता है, और संधि स्वर आपका 2 भागों में बढ़ जाता है, एक मूल दीर्घ, एक और आपका संयुक्त स्वर में। यहाँ पर थोड़ा जो कन्फ्यूजन था, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना बस। बाकी तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, दोस्तों में शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।